आज है 16 अक्टूबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है और नीतीश कुमार की पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटा दी है। साथ ही जानेंगे छत्तीसगढ़ में कैसे 140 माओवादी सरेंडर करने जा रहे हैं, कर्नाटक में सरकारी जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के फैसले के बारे में और गुजरात में क्यों पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा देश और दुनिया की कई और ज़रूरी खबरें भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भारी खींचतान चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी को मिली सीटों पर सहयोगी दलों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है, जिससे बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की सीट बंटवारे की लिस्ट देखी तो वो बेहद नाराज हो गए। एक जदयू नेता के मुताबिक नीतीश कुमार ने जब देखा कि उनकी पार्टी की जीती हुई या मजबूत पकड़ वाली कुछ सीटें, जैसे राजगीर और सोनबरसा, चिराग पासवान की पार्टी को दी जा रही हैं, तो वो गुस्से में चिल्लाए, उसे ये सीटें कैसे मिल सकती हैं? जाओ और बीजेपी के साथ इसे सुलझाओ। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का अविश्वास पुराना है। जदयू के कई नेताओं का मानना है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने ही चिराग को नीतीश के वोट काटने के लिए उकसाया था। उस चुनाव में चिराग की पार्टी ने अलग लड़कर कई सीटों पर जदयू को हराया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जदयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास, को 29 सीटें मिली हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी जैसे सहयोगियों को सिर्फ 6-6 सीटें दी गई हैं। इसी बात को लेकर कुशवाहा और मांझी दोनों ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बाद में दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मामला सुलझा। वहीं जीतनराम मांझी ने भी कहा कि नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने भी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जातीय संतुलन साधने की कोशिश तो दिखी है, लेकिन एक बड़ा बदलाव भी नजर आया है। पार्टी ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 2020 के चुनाव में 10 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। इस फैसले से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जेडीयू ने अब अल्पसंख्यक वोटों से उम्मीद छोड़ दी है। वहीं बीजेपी ने अपनी 101 सीटों में से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। जेडीयू की लिस्ट में आधे से ज्यादा उम्मीदवार पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से हैं। एक तरफ जहां एनडीए में घमासान है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल आरजेडी ने सीवान में एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन को रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय लड़कर आरजेडी उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। अब आरजेडी को उम्मीद है कि ओसामा को टिकट देने से शहाबुद्दीन का पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक पार्टी के साथ वापस जुड़ेगा। बिहार चुनाव से ही जुड़ी दो और खबरें हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदान के दौरान बुर्का या घूंघट पहने महिलाओं की पहचान की जांच की जाएगी। आयोग ने कहा है कि यह 1994 के नियम के तहत किया जा रहा है और इसके लिए अलग से बाड़े बनाए जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने उन आरोपों को खारिज किया है कि बिहार की मतदाता सूची से जानबूझकर मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ताओं का नजरिया सांप्रदायिक है और जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए, वे या तो मर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या उनका नाम एक से ज्यादा जगह पर था। चलिए बिहार की राजनीति से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता रूपेश और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की माड़ डिवीजन की प्रभारी रणिता समेत करीब 140 माओवादी शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर करेंगे। आंध्र प्रदेश का रहने वाला रूपेश छत्तीसगढ़ में एक बड़ा माओवादी नेता माना जाता था। अधिकारियों का कहना है कि उसके सरेंडर से बस्तर में संगठन की कमर टूट जाएगी। ये घटनाक्रम ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जब महाराष्ट्र में 10 करोड़ के इनामी माओवादी नेता भूपति ने भी 60 कैडरों के साथ आत्मसमर्पण किया था।
इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब नक्सल आतंक से मुक्त हो गए हैं और बचा हुआ दक्षिण बस्तर भी जल्द ही साफ कर दिया जाएगा। हालांकि पत्रकार शुभरांशु चौधरी एक अहम सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि बस्तर में यह आंदोलन कभी आदिवासियों का अपना था ही नहीं। 90 के दशक में जब सरकार ने सख्ती की तो माओवादियों ने आदिवासियों को एक विकल्प दिया और स्थानीय युवा उनके साथ जुड़ गए। लेकिन अब आदिवासी समझ चुके हैं कि इस लड़ाई से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज आंदोलन दो हिस्सों में बंट चुका है। एक धड़ा सरेंडर करना चाहता है और दूसरा लड़ना। लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ से बस्तर के ही आदिवासी मारे जा रहे हैं। हरकारा डीप डाइव में ये चर्चा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस या ऐसे किसी भी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। यह फैसला मंत्री प्रियांक खरगे के एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की शाखा, बैठक या किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। बीजेपी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। एक और बड़ी राजनीतिक हलचल गुजरात में हुई, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। इस बड़े फेरबदल को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और 2 उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे रूसी तेल की खरीद रोकने का वादा किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि दोनों नेताओं के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। भारत का कहना है कि अस्थिर ऊर्जा बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। कनाडा से एक बड़ी खबर है। वहां के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी हुई है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग ने हमले का कारण कपिल शर्मा की सलमान खान से नज़दीकी को बताया है। हालांकि जांच एजेंसियां इसे जबरन वसूली की कोशिश मान रही हैं। ये हमला कनाडा सरकार द्वारा बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है। देश की कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। राजस्थान में एक नया धर्मांतरण विरोधी कानून पास हुआ है, जिसे अब तक का देश का सबसे कठोर कानून बताया जा रहा है। इसमें जबरन धर्मांतरण के दोषियों के लिए आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कड़े प्रावधान हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और अल्पसंख्यकों को निशाना बना सकता है। मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी 2 चिंताजनक खबरें हैं। हाल ही में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कीड़े मिलने की शिकायत आई है। इसके बाद दवा के पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है। इसी राज्य से एक और खबर है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस श्रीधरन ने दमोह में एक युवक से पैर धुलवाने के मामले का भी संज्ञान लिया था। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर मृतक पायलट के पिता और पायलट फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। उनका आरोप है कि आधिकारिक जांच में पायलट की गलती बताकर तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद अप्रैल से खाली क्यों पड़े हैं। अदालत ने कहा कि आयोग इतने लंबे समय तक बिना अध्यक्ष के नहीं रह सकता और सरकार को इस पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सितंबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो गई। यह अगस्त में 5.1% थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी में ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 15% तक पहुंच गई है। और अंत में पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट। एक नए सरकारी सर्वे के मुताबिक भारत में जंगली हाथियों की आबादी में 25% की भारी गिरावट आई है। 2017 में जहां करीब 30,000 हाथी थे, वहीं अब यह संख्या घटकर लगभग 22,500 रह गई है। रिपोर्ट में हाथियों के घटते आवास, बिजली के झटकों और रेल की टक्करों को इसका मुख्य कारण बताया गया है। इसी तरह एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत का बढ़ता पान मसाला उद्योग जंगलों के लिए खतरा बन गया है। पान मसाले में इस्तेमाल होने वाले कत्थे के लिए खैर के पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के सुहेलवा जैसे वन्यजीव अभयारण्य तबाह हो रहे हैं। आज के हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही।
आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और ज़रूरी खबरों के साथ। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।